हेलो दोस्तों, तो आज हम बात करेंगे द फाउंडर मूवी की, जो कि एक ट्रू स्टोरी पर बेस्ड है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ ये है दोस्तों मैकडॉनल्ड्स की। स्टार्टिंग में हमें एक 52 साल के आदमी को दिखाया जाता है जिसका नाम रे क्रॉक होता है। रे ने एक काफ़ी स्ट्रगलफुल लाइफ जी होती है और बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया होता है अपनी लाइफ में। उसने पहले एम्बुलेंस में ड्राइवर की जॉब की, देन फिर रियल एस्टेट में काम किया और उसने स्टेशन पे कप्स भी बेचे। लेकिन अब 1954 में वह मिक्सर ग्राइंडर्स बेचने का काम करता है। अब पूरी लाइफ कमाने के बाद उसने अपनी रिटायरमेंट के लिए कुछ पैसे भी जोड़ रखे थे। एक दिन रे अपनी सेक्रेटरी को कॉल करता है तो वह उसे बताती है कि हमारे पास बहुत ज़्यादा कंप्लेंट्स आ रही है सर। हमारे पास कैलिफोर्निया के किसी ड्राइवेंट रेस्टोरेंट से 6 मिक्सर ग्राइंडर्स का ऑफ़र भी आया है। रे कंफर्म करने के लिए अपनी सेक्रेटरी से उनका नंबर ले लेता है, क्योंकि आज से पहले रे ने कभी भी 6 मिक्सर ग्राइंडर्स कहीं भी डिलीवर नहीं किए थे। जब रे कॉल करता है तो रे की कॉल को डिक नाम का एक आदमी उठाता है। रे उसे कंफर्म करता है कि सर सचमुच आपने 6 मिक्सर ग्राइंडर्स के ऑर्डर दिए हैं। तो वो बोलता है नहीं सर, हमसे गलती हो गई है, हमें 6 नहीं बल्कि 8 मिक्सर ग्राइंडर्स चाहिए। यह सुनकर रे हैरान हो जाता है और उस जगह जाता है जहाँ पर उनका रेस्टोरेंट होता है। रे देखता है कि उनके रेस्टोरेंट के बाहर एक काफ़ी लंबी लाइन लगी होती है और बहुत जल्द उसका नंबर भी आ जाता है। उनकी इतनी फास्ट और अच्छी सर्विस देखकर रे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड हो जाता है। रे पास ही पड़ी एक बेंच पर अपना बर्गर खाना स्टार्ट कर देता है। तब एक आदमी सफाई करते हुए उसके पास आता है। तो वो उससे पूछता है कि आपको बर्गर कैसा लगा। तो रे कहता है कि आप कौन हो। वो कहता है कि मैं यहाँ का ओनर हूँ और मेरा नाम मैकडॉनल्ड्स है। देन फिर रे अपना नाम बताता है और नाम को सुनते ही मैक समझ जाता है कि यह वही इंसान है जिसे हमने मिक्सर ग्राइंडर्स का ऑर्डर दिया है। तो उनके काम करने के तरीके को देखकर काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस्ड हो जाता है और मैक से कहता है कि मैं आपको डिनर पर ले जाना चाहता हूँ। मुझे जानना है कि ये सब आपने कैसे स्टार्ट किया। मैक बताता है कि हम छोटे थे, भूखे थे और हमारे शहर में नौकरी के कोई भी चांसेस नहीं थे। दरअसल मैं एक एक्टर बनना चाहता था और डिक बहुत ज़्यादा पैसे कमाना चाहता था, इसलिए हमने कोलंबिया की एक पिक्चर में टेक ड्राइविंग का काम स्टार्ट किया। वहाँ से हमने काफ़ी पैसे कमाए। ये बात है सन 1929 की। उस टाइम पर साल में 1 या 2 ही मूवी रिलीज़ होती थी और इस लाइन में पैसा कमाना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। इसलिए हमने सोचा कि क्यों ना हम एक रेस्टोरेंट खोलें, और हमने ऐसा किया भी। हमने आर्केडिया शहर में हॉट डॉग और ऑरेंज जूस बेचने का काम स्टार्ट कर दिया। लेकिन वहाँ पे लोग ही इतने कम थे जिसकी वजह से हमें कुछ ज़्यादा अच्छा प्रॉफिट नहीं होता था। फिर हमने प्लान किया क्यों ना हम अपने रेस्टोरेंट को किसी और जगह ले जाकर खोलें। फिर हम अपने रेस्टोरेंट को लेकर सैन बर्नार्डिनो आ गए। हमने यहाँ पे मैकडॉनल्ड्स के नाम से अपना रेस्टोरेंट खोला। स्टार्टिंग में रिस्पॉन्स बहुत ज़्यादा अच्छा था, वहाँ पे काफ़ी लोग आते थे। लेकिन धीरे धीरे उनकी भीड़ कम होना स्टार्ट हो गई, क्योंकि एक ड्राइविंग रेस्टोरेंट था तो कोई भी कस्टमर वेट करना पसंद नहीं करता था। मैक बताता है कि उस टाइम पे हमारे मेन्यू में 27 आइटम्स थे, लेकिन डिक ऑब्जर्व करता है कि उनकी 87% जो सेल है वो केवल 3 चीज़ों से होती है: बर्गर, फ्रेंच फ्राइज़ और सॉफ्ट ड्रिंक्स। देन फिर हमने पेपर पैकेजिंग स्टार्ट कर दी, जिससे कि हमें बर्तन धोने और लाने ले जाने में टाइम वेस्ट ना हो। और सेल्फ सर्विस भी स्टार्ट कर दी, जिससे कि कस्टमर अपने आप आए, अपना ऑर्डर दे और साथ के साथ उसे लेके चला जाए। लेकिन हम चाहते थे कि हम कुछ अलग करें, इसलिए हमने अपने मेन्यू से सबसे बड़ी चीज़ हटा दी। तो ये पूछता है वो क्या था। ये बताता है कि इंतज़ार। हमने अपने कस्टमर्स को सबसे फास्ट सर्विस देने के लिए सोचा, लेकिन ये बहुत चैलेंजिंग टास्क था। इसके लिए हमने अपने वर्कर्स को टेनिस कोर्ट पर ले जाके एक किचन का ड्राइंग बनाकर उस पर प्रैक्टिस कराई। वो प्रैक्टिस स्टार्टिंग में काफ़ी अच्छी नहीं चल रही थी, लेकिन धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो गया। इसके बाद दुनिया का सबसे फास्ट किचन, सबसे फास्ट रेस्टोरेंट हो गया तैयार। लेकिन दोस्तों, इनका जो ये फैसला था वो पूरी तरीके से फ्लॉप हो गया। वहाँ पर गाड़ी आकर रुकी और उन्होंने बताया कि जाओ, आपको अपना ऑर्डर खुद ही देना होगा और सेल्फ सर्विस लेनी होगी। यह सुनकर लोग काफ़ी गुस्सा हो गए। उन्हें इनका यह आइडिया बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। एट द एंड दोस्तों, इन्होंने यह फैसला किया कि ये एक बार फिर से ग्रैंड ओपनिंग करेंगे, जिसमें ये अपने कस्टमर्स को पूरी तरीके से सब कुछ समझाएंगे। लेकिन दोस्तों, इनका ये वाला आइडिया भी पूरी तरह से फ्लॉप हो गया। रात को मैकडॉनल्ड्स की लाइटिंग की वजह से वहाँ पे बहुत ज़्यादा कीड़े मकोड़े आ गए, जिसकी वजह से सारी भीड़ धीरे धीरे वहाँ से जाने लगी। नेक्स्ट मॉर्निंग ये दोनों सोच ही रहे थे कि पुराने वाले मॉडल में अब हम कैसे जाएंगे। लेकिन तभी वहाँ पर एक बच्चा आता है और वो इन्हें 3 बर्गर का ऑर्डर देता है। हालांकि रेस्टोरेंट बंद होता है, लेकिन फिर भी मैक उसके लिए बर्गर्स बना देता है और उसे दे देता है। और उस बच्चे के वहाँ से जाते ही इनके रेस्टोरेंट के बाहर एक लंबी लाइन लग जाती है, जैसे कि वह बच्चा इनके लिए गुड लक लेके आया हो। और आज 30 साल बीत चुके हैं, आज तक भी वह लाइन कभी ख़त्म नहीं हुई। इनकी बातें सुनने के बाद रे वहाँ से चला जाता है और फिर नेक्स्ट मॉर्निंग रे उनसे फिर से मिलता है और उन्हें ऑफ़र देता है कि हम तीनों को मिलकर एक फ्रेंचाइजी खोलनी चाहिए।
डिक बोलता है कि हमने फ्रेंचाइजी दी थी, लेकिन वहाँ का जो ओनर था उसने कहीं भी क्वालिटी को मेंटेन नहीं किया और वहाँ पे बहुत ही गंदी तरीके से हमारा नाम ख़राब कर रहा था। इसलिए हमने फ़ैसला किया कि 50 बेकार रेस्टोरेंट खोलने से अच्छा है कि 5 बेहतरीन रेस्टोरेंट खोले जाए। सामने लगी एक फ़ोटो को देखकर रे पूछता है ये क्या है। इस पर डिक बोलता है कि ये मेरा आइडिया है और इसके ऊपर जो सेमी रिंग्स लगी हुई हैं उसे हम गोल्डन आर्चेस बुलाते हैं। हमारे पास फिनिक्स में एक ऐसा ही रेस्टोरेंट है। यह सुनकर रे सीधा फिनिक्स जाता है और वहाँ पर जाकर उस रेस्टोरेंट को देखता है। रेस्टोरेंट को देखकर रे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड होता है और फिर घर आकर अपनी वाइफ को सारी बातें बताता है। रे अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर चुका था, तो उसकी वाइफ बोलती है कि अब तुम और ज़्यादा रिस्क मत लो। लेकिन रे बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी होता है और वह अपने जीवन में कुछ बड़ा करना चाहता था, इसलिए वह फिर से उन दोनों भाइयों के पास जाता है और उनसे बोलता है कि हमें इस बारे में बैठकर बात करनी चाहिए। रे बताता है कि हर शहर के अंदर 2 चीज़ें कॉमन होती हैं, एक चर्च और दूसरा अदालत। चर्च के ऊपर क्रॉस का निशान होता है और अदालत के ऊपर एक झंडा लगा हुआ होता है। हम भी मैकडॉनल्ड्स को कुछ ऐसा ही बनाएंगे और गोल्डन आर्चेज होंगे इसकी पहचान, और ये अमेरिका का एक नया चर्च बन सकता है जहाँ पर पेट और आत्मा दोनों की भूखें मिटेंगी। ना कि केवल यहाँ पर लोग साथ बैठकर खाएंगे, बल्कि फैमिली एक साथ बहुत ही अच्छा टाइम स्पेंड कर सकेंगे। डिक का भी यही सपना होता है, इसलिए वह रे की सारी बातों को मान लेता है। इसके बाद वह एक एग्रीमेंट साइन करते हैं जिसमें कि बहुत सारी शर्तें होती हैं। रे उन सारी शर्तों को मान लेता है, लेकिन अब इन्हें रेस्टोरेंट खोलने के लिए एक पैसे चाहिए होते हैं, जिसके लिए रे अपने घर को गिरवी रख देता है और बैंक से लोन ले लेता है। और फिर कुछ ही दिनों के बाद रे मैकडॉनल्ड्स की एक नई ब्रांच खोल देता है। उसके बाद मैकडॉनल्ड्स का एक नया आउटलेट खुल जाता है और रे उसमें दिन रात बहुत ज़्यादा मेहनत करता है। फिर रे डिक और मैक से बात करता है और बोलता है कि मुझे कोका कोला को मेन्यू में ऐड करना है, लेकिन डिक और मैक इस बात के लिए बिल्कुल मना कर देते हैं। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि रे एक पार्टी में आया हुआ होता है, जहाँ पर रे के कुछ दोस्त भी आए हुए होते हैं। रे उनसे मैकडॉनल्ड्स का आइडिया शेयर करता है और आइडिया से इम्प्रेस होकर 2 और नई फ्रेंचाइजी लेने के लिए बोलते हैं, और उसी मंथ 3 नई फ्रेंचाइजीज, 3 नए आउटलेट्स उस सिटी में खुल जाते हैं। इसके बाद रे फैसला करता है कि वह अपनी एक अच्छी टीम बनाएगा और मैकडॉनल्ड्स का कॉन्सेप्ट समझाते हुए वह सबसे कहता है कि हम सब एक परिवार है। इसके बाद रे एक आदमी से मिलता है जिसका नाम होता है रॉली स्मिथ, जो कि एक बहुत बड़ी रेस्टोरेंट का मालिक होता है, और वो रे से कहता है कि मैं मैकडॉनल्ड्स के कॉन्सेप्ट से बहुत ज़्यादा प्रभावित हूँ। और फिर वे रे को कहता है कि मैं भी एक फ्रेंचाइजी लेना चाहूँगा और मैं इसको शहर की सबसे ज़्यादा प्राइम लोकेशन पर खोलूँगा। हालांकि मैकडॉनल्ड्स ने पिछले 1 साल में बहुत ज़्यादा तरक्की कर ली होती है, लेकिन इसके बाद भी रे को कुछ अच्छा प्रॉफिट नहीं बच रहा होता, जिस पर वह डिक को कॉल करता है और कहता है हमें एग्रीमेंट को फिर से बनाना चाहिए। रे की यह बात सुनकर डिक रे से पूरी तरह से मना कर देता है और सोचता है कि हमने रे को अपने साथ शामिल कर बहुत बड़ी गलती कर दी। उसके बाद जब रे अपने घर जाता है तो वहाँ उसकी पत्नी बताती है कि बैंक से कॉल आया था। अब रे की वाइफ को पता चल जाता है कि उन्होंने बैंक से लोन ले रखा है, जिस पर रे की पत्नी बोलती है कि हम सड़क पर आ जाएंगे। यह सुनकर रे बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। उसके बाद वह रॉली स्मिथ और उसकी वाइफ से मिलता है, जहाँ रॉली उसे बताता है कि हम जो मिल्क शेक बनाने के लिए आइसक्रीम को रेफ्रिजरेटर में रखते हैं, उन रेफ्रिजरेटर्स का बिल बहुत ज़्यादा है। वहाँ पर रॉली स्मिथ की वाइफ भी होती है और वह उन्हें एक आइडिया बताती है कि क्यों ना हम पाउडर का यूज़ करें मिल्क शेक बनाने के लिए, जिससे इलेक्ट्रिसिटी का बिल आधा हो जाएगा। जब रे उस मिल्क शेक को टेस्ट करता है तो वह सच में लाजवाब होता है, और मिल्क शेक को टेस्ट करने के बाद वह डिक को ये सारी बातें बताता है, जिस पर डिक पूरी तरह से मना कर देता है। अगेन उसका एक और आइडिया पूरी तरह से फ्लॉप हो जाता है डिक और मैक की वजह से। हालांकि रे 13 आउटलेट खोल चुका होता है मैकडॉनल्ड्स की, लेकिन इसके बाद भी उसका प्रॉफिट कुछ भी नहीं होता। इसके बाद वह बैंक जाता है और उनसे कुछ दिन और लोन चुकाने की मोहलत मांगता है। टाइम देने के लिए बैंक का मैनेजर रे से साफ साफ मना कर देता है। रे और बैंक का मैनेजर बात कर रहे होते हैं तो वहाँ पर एक आदमी उनकी बातें सुन रहा होता है। उस आदमी का नाम होता है हैरी सोनबर्न। वह रे के पीछे पीछे जाता है और उसे बोलता है अगर तुम इस बिजनेस से पैसे नहीं कमा रहे हो तो इसका मतलब तुम कुछ ना कुछ गलती कर रहे हो। वो बोलता है कि मैंने मैकडी देखा है और मैं दिन में 2 बार वहाँ खाता हूँ। इसके बाद हैरी रे के ऑफिस जाता है और वहाँ पे उसका एग्रीमेंट देखता है। एग्रीमेंट को देखने के बाद वह बोलता है कि इसमें आपका परसेंटेज ना के बराबर है और आप कोई भी चेंजेस नहीं ला सकते बिना मैक और डिक की परमिशन के। हैरी पूछता है जब आप किसी को मैकडॉनल्ड्स की फ्रेंचाइजी देते हो तो उसका क्या प्रोसेस होता है। रे बताता है कि जिसे भी फ्रेंचाइजी चाहिए होती है वो पहले अपनी ज़मीन खरीदता है, देन उस पर कंस्ट्रक्शन करता है, फिर हम उसे 20 साल की फ्रेंचाइजी प्रोवाइड करते हैं और प्लस उसे ट्रेनिंग देते हैं और उसे सारा काम समझाते हैं। जिस पर रे बताता है कि आप कभी भी ऐसे ज़्यादा पैसे नहीं कमा पाओगे, इसके लिए आपको अपने प्रोसेस में थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको एक ज़मीन खरीदनी होगी और फिर उसे उस बंदे को किराए पर देना होगा जो कि मैकडॉनल्ड्स की फ्रेंचाइजी लेना चाहता है। इससे वह आपको रेंट देगा और उस रेंट से आप और ज़्यादा ज़मीन खरीद पाओगे।
कुछ ही टाइम के बाद मैक, डिक और बैंक तीनों आपकी मुट्ठी में होंगे। रे बोलता है कि अगर मैं ऐसा करता हूँ तो वह दोनों भाई मैकडोनल्ड्स के ओनर्स नहीं रहेंगे। इस पर हैरी बोलता है जी हाँ। इसके बाद वह अपनी नई कंपनी खोलता है जिसका वह नाम रखता है फ्रेंचाइजी रियलिटी कॉरपोरेशन। जब ये बात मैक और डिक को पता चलती है तो वो दोनों काफ़ी गुस्सा होते हैं। डिक बोलता है कि हमारे परमिशन के बिना तुम कुछ नहीं बदल सकते। रे कहता है कि मैं मैकडोनल्ड्स के अंदर कुछ नहीं बदल रहा, लेकिन उसके ऊपर नीचे और बाहर जो होगा वो मैं तय करूँगा। और दोस्तों इसके बाद रे को कुछ फाइनेंशियल मिल जाते हैं और उसका काम बहुत तेज़ी से बढ़ने लगता है। देन फिर वह पाउडर वाले मिल्क शेक भी अपने रेस्टोरेंट में लगवा देता है। जब ये बात डिक को पता चलती है तो वह उसे फ़ोन करता है और उसे मना करता है सब करने के लिए। रे बोलता है कि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा ऑर्डर ले चुका हूँ, अब प्लीज़ तुम मुझे परेशान मत करो। मैक बोलता है कि हमारे बीच में एक कॉन्टैक्ट हुआ था। रे कहता है कॉन्टैक्ट तो बने ही होते हैं तोड़ने के लिए। डिक गुस्सा होकर फ़ोन रख देता है। देखते ही देखते रे उस पूरी कंट्री में बहुत सारे आउटलेट्स खोल देता है और जो कंपनी रे ने स्टार्ट की होती है वह उसका नाम बदलकर मैकडोनल्ड्स कॉरपोरेशन रख देता है। जब ये बात उन दोनों भाइयों को पता चलती है तो उन्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो रे से कहते हैं कि हम तुमको मैकडोनल्ड्स से निकाल रहे हैं। रे कहता है तुम एक छोटी सी जगह के एक छोटे से व्यापारी हो और मैं एक बड़ी कंपनी का CEO, तो अच्छा होगा तुम मुझसे पंगा ना ही लो। तो मैक कहता है कि ये तो हमारा आइडिया था सबसे तेज़ सर्विस करने का और तुमने हमारा आइडिया चुराया है, तुम चोर हो। रे कहता है मैं जीतना चाहता था, मैं इस आइडिया को आगे लेके जाना चाहता था, लेकिन तुम दोनों ढीठ हमेशा मेरे रास्ते में आए और हमेशा मुझे तरक्की करने से रोका। रे कहता है कि बिजनेस को बड़ा बनाने के लिए रिस्क लेना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। सारे रिस्क मैंने लिए, मैंने अपने घर को गिरवी रखा। और फिर रे की ये सारी बातें सुनने के बाद मैक को डायबिटिक अटैक आ जाता है। जब मैक हॉस्पिटल में होता है तो डिक उनसे मिलने आता है। डिक अपने साथ एक खाली चेक लेके आता है जो कि मैक के हाथ में दे देता है। मैक उससे पूछता है ये क्या है। डिक बोलता है कि जब तुम ठीक हो जाओगे हम इस बारे में बात करेंगे। इसके बाद डिक मैक से कहता है कि हम इससे कभी नहीं जीत पाएंगे। उसके बाद डिक रे को कॉल करता है और बोलता है हमें $2.7 मिलियन चाहिए, कंपनी के टोटल प्रॉफिट का 1% और जो उनका फर्स्ट रेस्टोरेंट है वो उन्हें उनकी ओनरशिप दे। पहले तो रे को ये सब बहुत ज़्यादा लगता है, लेकिन बाद में वह इसके लिए राज़ी हो जाता है। लेकिन वह उससे कहता है कि मैं तुम्हें जो कंपनी का 1% प्रॉफिट है वो लिखित में नहीं दे सकता, क्योंकि इसके लिए उसके इन्वेस्टर बिल्कुल भी राज़ी नहीं होंगे। डिक रे से पूछता है कि जब तुम फर्स्ट टाइम हमारे रेस्टोरेंट में आए थे तो हमने अपना सारा आइडिया, सारा प्रोसीजर तुम्हें समझा दिया था, फिर तुमने अपना रेस्टोरेंट क्यों नहीं स्टार्ट किया। रे बोलता है कि कामयाबी तुम्हारे इस रेस्टोरेंट और इस आइडिया में नहीं थी, बल्कि इस नाम में थी, मैकडोनल्ड्स। मैकडोनल्ड्स अमेरिका को रिप्रेजेंट करता है और जिसका भी सरनेम मैकडोनल्ड्स होगा उसका कोई पाल भी भागा नहीं कर सकता। बोलता है कि मेरा नाम भी मैकडोनल्ड्स है। इस पर रे बोलता है कि जितना पैसा तुम्हारी आज जेब में है, क्या तुम्हारी 7 पीढ़ियाँ भी इतना पैसा कभी कमा पाती। और जिस दिन मैंने इस नाम को तुम्हारे रेस्टोरेंट के ऊपर देखा था, मुझे उसी दिन समझ में आ गया था कि ये नाम मेरा होना चाहिए, और देखो आज ये नाम मेरा है। यह कहकर रे वहाँ से चला जाता है। इसके बाद इन दोनों भाइयों को इस नाम से बिल्कुल अलग कर दिया जाता है और रे, जो कि एक सेल्समैन था, आज इस कंपनी का मालिक है। आज उसके 5 देशों में 1600 आउटलेट्स है, जिसका सालाना टर्नओवर 4400 करोड़ का है। इसके बाद रे एक स्पीच देता है और उसमें वो बताता है कि दुनिया में टैलेंटेड लोग चारों ओर हैं, लेकिन मैं कामयाब इसलिए हुआ क्योंकि मेरे अंदर जिद थी। जिसके अंदर जिद होगी किसी काम को करने की, वह हमेशा कामयाब होगा। इस कामयाबी के बाद रे रॉल स्मिथ की वाइफ रूबी से शादी कर लेता है, जिन्होंने कभी उससे फ्रेंचाइजी ली थी। और ये भी बताया गया है कि उन दोनों भाइयों को, मैकडोनल्ड्स को और डिक डोनट्स को, उनका 1% प्रॉफिट कभी नहीं दिया गया, जिसका कि रे ने वादा किया था। इस कंपनी के टोटल प्रॉफिट का 1% $100 मिलियन का होता है। इसके बाद मूवी यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। लेकिन दोस्तों, अगर आपने मूवी को एंड तक देखा है तो आपसे प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपना फीडबैक ज़रूर दें। थैंक यू सो मच।